स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से यूनिक कंटेंट। दोस्तों हम लोग को गाड़ियों की ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साल बीत गया, 2 साल बीत गया। तो ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली लेके जाते हैं गाड़ी को एक वर्कशॉप पे, और वर्कशॉप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों से पूछते हैं कि भैया एक्सपेंस कितना लगेगा ड्राई क्लीनिंग के अंदर। तो बेसिकली क्या अलग अलग वर्कशॉप अलग अलग टाइप का उसका एक्सपेंस बताती है, और बिकॉज इंडियन टेंडेंसी हम लोग बचत करते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बढ़िया कोटेशन देता है हम उसको गाड़ी पकड़ा देते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों तक तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो हमको ध्यान देनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो, अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी के काम में उतरा हुआ है, बिजनेस के अंदर उतरा हुआ है, तो वो 2 पैसा कमाने के लिए उतरा हुआ है। तो अगर आप उसको एक प्रॉपर अमाउंट देंगे उस काम को जस्टिफाई करने के लिए, तभी वो अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा सामान आपकी गाड़ी पे लगा पाएगा। इस बात को ध्यान देते हुए, एक छोटे से नोटिस को ध्यान देते हुए चलिए आगे शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि भाई किन बातों का आपको ध्यान देना है गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग करवाते वक्त। तो दोस्तों सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया कॉस्ट और क्वालिटी के बीच में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कॉस्ट आपको सस्ती मिलेगी तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम मिलेगी। दूसरा बात क्या है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस इसके अंदर बढ़ जाते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ जाते हैं कि गाड़ी का जो अपॉल्जरी होती है, आप बेसिकली उसी में ही बैठते हैं। गाड़ी के बाहर उतना ध्यान नहीं रहता हम लोग का जितना हम उसके अंदर टाइम बिताते हैं। तो अपॉल्जरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपॉल्जरी जो होती है वो सस्ती भी नहीं होती है, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो इतना आसान नहीं होता। अगर आप कभी गाड़ी की सीट फट जाए, आप उस सीट खरीद के देखो, आपको पता चलेगा 20,000 रुपए की सीट है, जिसके अंदर की फॉर्म ही उसका 6,000-7,000 रुपए का है। तो ये चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस बढ़ सकता है। इसलिए ड्राई क्लीनिंग कराना हमारे लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जब हम एक बड़ी वर्कशॉप से कोटेशन लेते हैं ड्राई क्लीनिंग का, जैसे हमने एक ऑथोराइज्ड वेंडर से लिया, तो उसने मेरे को लमसम फिगर बोला एक छोटी गाड़ी का 1,000 रुपया। मैंने वहीं एक मल्टी रिपेयरर से मैंने एक इसका एस्टिमेशन लिया, तो मल्टी रिपेयरर मेरे को बोलता है मैं 800 रुपये में कर दूंगा। फिर मैं एक छोटा कार वॉशर के पास जाता हूँ, उससे मैं पूछता हूँ मैं मेरी गाड़ी का ड्राई क्लीनिंग कर दो, तो वो मेरे को कोटेशन देता है 600 रुपये का। तो दोस्तों आप ये देखो कि काम तो तीनों एक ही कर रहे हैं, गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट तीनों का एक्सपोनेंशियली घट रहा है। तो आपको ये बेसिकली ये चीज समझनी होगी कि भाई जितना आप उसमें खर्चा कर रहे हो उतना ही आपको मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि भाई गाड़ी के अंदर जब आप ड्राई क्लीनिंग करा रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि भाई जैसे गाड़ी ड्राई क्लीन होके मिल रही है तो उसके साथ में उसकी वॉशिंग भी मिलनी है। आप 600 रुपये में करा रहे हो तो चांसेस आर देयर कि वहां पर बंदा आपको ड्राई क्लीनिंग के बाद में वॉशिंग ना करके दे रहा हो। ये सारी चीजें ओपन अप करने वाली है, बिकॉज देखो आज की तारीख में लेबर का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सामने गैराज ओनर बियर कर रहा है, तो वो चीज उसको इसी से ही निकालनी है। उसको केमिकल भी लगाना है, उनको उन लोगों को टूल भी देना है। ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी वर्कशॉप पे जाएं जिसका ना ही कॉस्ट बहुत हाई हो ना ही बहुत कॉस्ट लो हो। अच्छा, इसी बात के ऊपर मैं आपको बताता हूं, देखो जितना सस्ता आप ड्राई क्लीनिंग का चार्ज पे करेंगे उतना ही जो सॉल्वेंट है उसका कॉस्ट गिरता चला जाता है। मैक्सिमम ड्राई क्लीनिंग शॉप्स के ऊपर जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट यानी जो डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, वो जो डिटर्जेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि ना ही उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत लो हो। बहुत न्यूट्रल भी नहीं चलेगा और बहुत ज्यादा एसिडिक एल्कलाइन भी नहीं चलेगा। जितना उसका पीएच बढ़ जाएगा उतना ही वो हमारी सीट्स के लिए हार्मफुल होगा। बेसिकली क्या होता है, बहुत हार्ड डिटर्जेंट अगर होगा तो उसमें क्या है कि आप जब गाड़ी की स्टीयरिंग पे, सिस्टम पर, गाड़ी की सीटों पर जब वो फ्लूइड लगाया जाएगा तो वो फ्लूइड जो है वो गाड़ी की सीट्स को डल कर सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों गाड़ी की जो रूफ लाइनिंग होती है, रूफ लाइनिंग क्या है? रूफ लाइनिंग एक्चुअल में गत्ते के ऊपर क्लॉथ को पेस्ट कर दिया जाता है, फैब्रिक पेस्टेड होता है। तो क्लॉथ को गत्ते के ऊपर जब पेस्ट करते हैं बहुत ही फ्रेजाइल आइटम बनती है, एक ऐसी आइटम बनती है जो कि ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकती है। तो आप कभी भी देखना गत्ते के ऊपर जब कपड़ा चिपका होगा उस कंडीशन में अगर उसको साफ़ करने के लिए गीला करते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं, तो अगर वो जो सॉल्वेंट है वो प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं होगा तो जो डिटर्जेंट है वो एक ऐसा एक्शन रखता है जिससे कि वो गंदगी को हटाता है, रिमूव करता है। एक ऐसा डिटर्जेंट अगर आप यूज़ करेंगे जो जल्दी से रिंस नहीं होता, अच्छे से रिंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो दो चीज़ें करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी में जो रूफ लाइनिंग लगी है उस रूफ लाइनिंग में कपड़े को वो रूफ लाइनिंग से हटाना चालू कर देगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, वो जब प्रॉपर तरीके से रिंस नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में
कुछ समय के बाद आप देखोगे कि छत के ऊपर धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, किसी जगह पे बहुत साफ़ हो जाएगी, किसी जगह पे बहुत ऐसी दिखने लगेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कई बार चांसेस में ऐसा भी देखा गया कि भाई पूरी की पूरी जो रूफ लाइनिंग है वो ही डल पड़ गई है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट हम उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वो डिटर्जेंट अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो उससे क्या है कि वो ही डिटर्जेंट इसमें से जल्दी से सीप ऑफ नहीं होगा। सीप ऑफ नहीं होने के कारण रूफ़ लाइनिंग जो लगी होती है वो छत के ऊपर रूफ़ सपोर्ट्स के साथ में लगी होती है, तो रूफ़ सपोर्ट्स जो हैं उनके गलने का चांस होता है, उसके ऊपर रस्टिंग का पीरियड शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग अगर एक बार रूफ़ लाइनिंग के अंदर लगनी शुरू हो गई, यानी कि रूफ़ लाइनिंग सपोर्ट के अंदर लगनी शुरू हो गई, तो इस चीज़ को रिप्लेस कराना बहुत ही कॉस्टली लेबोरियस प्रोसेस है। रूफ़ लाइनिंग हर गाड़ी की इजीली अवेलेबल भी नहीं होती है, और सस्ता तो काम ये खैर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कहते हो यार मैं रूफ़ लाइनिंग अफोर्ड कर लूँगा, कोई बात नहीं, 5-7 साल में मैं चेंज ही करा लूँगा, मैं ड्राई क्लीनिंग कराना ही नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में आप कोई रूफ़ लाइनिंग अगर चेंज कराते हैं तो उसमें फ़िट एंड फिनिश का बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है। फ़िट एंड फिनिश हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। इन सारी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। वर्कशॉप जिस तरीके का टूल यूज़ करती है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की अपहोल्जरी पे वो टूल का एक्शन एजिटेटिव होगा, विर्गस सॉफ्ट होगा, वो उसको साफ़ करने में कितना हेल्पफुल होगा, वो उस टूल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दोस्तों, हम बच्चों के लिए एक ब्रश ख़रीदते हैं ताकि उसकी स्किन पर किसी तरीके का कोई कट, स्कार या किसी तरीके का कोई स्क्रैच ना लग जाए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, कोमल होती है। तो उसी तरीके से हमारी कार की जो सीट होती है, उस सीट के ऊपर जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक भी बहुत नाजुक होता है, उसको भी बहुत ही आराम से डेलिकेट तरीके से उसको डील करना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि नॉर्मल जो बच्चों के लिए हम एक ब्रश ख़रीदते हैं उसके फेस को साफ़ करने के लिए या बालों को बनाने के लिए, वो नॉर्मल ब्रश की कॉस्टिंग 200 से 250 रुपये होती है। और वहीं अगर आप एक नॉर्मल कपड़े धोने का ब्रश ले लो या फिर कोई एक सस्ता ब्रश ले लो, तो वो ब्रश आपको 20 से 40-50 रुपये तक भी मिल जाता है। मगर आप क्या उस ब्रश को अपने बच्चों पे यूज़ करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है वो ब्रश आपके बच्चे की स्किन के ऊपर, उसके बालों के लिए हार्मफुल होगा। उसी तरीके से जब हम अपनी गाड़ी में एक सस्ता ब्रश यूज़ करते हैं, या फिर हम अपने वेंडर को जिसको सेलेक्ट करते हैं और उसने अगर एक सस्ता ब्रश दिया है जिसके अंदर ब्रिजल्स जो हैं वो सस्ता लेने पर, उसका रीज़न क्या होता है, वो जाके शॉप पर एक ऐसा ब्रश ढूंढते हैं पर्पसली जो कि ब्रश थोड़ा हार्ड हो, सो दैट कि वो लंबे समय तक चल पाए, उनको जल्दी जल्दी इन्वेस्ट ना करना पड़े। बट हार्ड ब्रश का नुकसान ये होता है कि हार्ड ब्रश जो होता है वो कपड़ों पे बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से कपड़े के रुए निकलने के चांसेस होते हैं। यानी कि आप ध्यान से देखोगे, जो कपड़ा होगा उसके रेशे निकलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो एक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एजिटेटिव होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, जिससे कि कपड़ा जो है जल्दी लूज़ होने लगेगा। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि रूफ़ के ऊपर भी ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है, और सबसे पहले आपको रूफ़ पे ही दिखेगी, बिकॉज़ रूफ़ का जो कपड़ा होता है वो पर्पसली बहुत सॉफ्ट कपड़ा यूज़ किया जाता है, सो दैट कि उसके ऊपर एक अच्छी फिट एंड फिनिश आए, लंबे समय तक उसको एक लुक के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर एक हार्ड ब्रश को छत के ऊपर यूज़ कर दिया जाएगा इन साइड में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो छत होती है वो रुआ छोड़ देती है, और आपको कहाँ दिखेगा, जिस साइड आप दरवाजे के ऊपर हैंडल को देखोगे, हैंडल के वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर रुआ छूट रहा होगा, अगर उस पर एक हार्ड तरीके से ब्रश मार दिया गया। दोस्तों, गाड़ी की अगर सीट गीली रह जाएगी तो ऐसी सीट को साफ़ कराने का कोई सेंस नहीं होता है। जैसे हम लोग घर में जब कपड़ों को धोते हैं, अगर कपड़ा धोने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से रिंस ना किया जाए, उसमें से साबुन प्रॉपर तरीके से नहीं निकले, तो ऐसी सफाई करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। उसी तरीके से जब गाड़ी की सीट्स को हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, तो सीट को ड्राई क्लीनिंग करने पर बंदा क्या करता है, वो सॉल्वेंट को, लिक्विड को, डिटर्जेंट को, जो भी यूज़ कर रहा है उस केमिकल को लेकर वो सीट्स के ऊपर लगाता है, एजिटेट करता है ब्रश से, और ब्रश से एजिटेट करने बाद में जो झाग बनता है वो झाग गंदगी को ऊपर उठा देता है। तो वो जो झाग होता है, वो झाग को अगर हम लोग ने साफ़ नहीं किया तरीके से, या कपड़े का जो डिटर्जेंट है, वो जो डिटर्जेंट कपड़े में रह जाता है, झाग तो चलो कोई कपड़े से हटा भी देगा, मगर डिटर्जेंट अगर कपड़े के अंदर रह जाता है, तो उस कंडीशन में जो गंदगी है, मैल है, वो उसी लिक्विड के अंदर ही रह जाता है, और सीट्स पे जो ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड सीट के अंदर वापस 10 से 10 सक हो जाता है, इसके अंदर ही उसमें बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो गंदगी होती है वो साफ़ होने की जगह पर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें स्टिक कर जाती है। आप कभी नोटिस करना, किसी भी कपड़े में अगर डिटर्जेंट उसमें रह गया होगा तो क्या होता है कि वो कपड़ा जो है वो
पहले जितना साफ़ था वो धुलने के बाद में उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसका जो लस्टर होता है वो घट जाता है। तो उसी तरीके से हमारी गाड़ी की सीट्स जो होती हैं वो भी वैसे ही बिहेव करती हैं, काइंड ऑफ वो कपड़ा ही तो है। अब जब कपड़े की अगर उसकी सफाई करने के बाद में उसका लिक्विड सही से नहीं सूखेगा तो उसका साफ़ कराने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को काम आता है क्या, अगेन वही इक्विपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ भाई, जितना आप उसमें पैसा डालोगे, जैसी वर्कशॉप आप ढूंढोगे उसी तरीके का इक्विपमेंट आपको मिलेगा और उसी तरीके की आपको सर्विस गाड़ी में मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या मैं बात के ऊपर जो एम्फेसिस डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ बात पर कि ड्राई क्लीनिंग के लिए एक पर्पसली तैयार किया गया वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया जाता है, जो कि हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, जिसको कि वेट वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉर्मल जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो ड्राई अलग होता है और वेट अलग होता है। तो ड्राई का काम ये होता है केवल वो सूखी मिट्टी को उठाने के काम आता है, लेकिन जो वेट वैक्यूम क्लीनर होता है वो एक गीले कपड़े में से जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को खींचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरीके का जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो वैक्यूम क्लीनर ड्राई क्लीनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये चीज़ मैक्सिमम लोग चेक नहीं करते कि भई मेरी गाड़ी को ड्राई क्लीन करने के दौरान वैक्यूम किया गया या नहीं किया गया। आप पूछोगे भी तो वर्कशॉप वाला कह देगा हाँ मैंने ड्राई क्लीन किया था। हालांकि ड्राई क्लीनिंग करने के दौरान आप पूछोगे मैंने वैक्यूम करवाना है, वैक्यूम आपने, मगर क्या आपने चेक किया कि गाड़ी हुआ है वो वेट वैक्यूम हुआ है या ड्राई वैक्यूम गाड़ी की सफाई करने से पहले किया जाता है, और वेट वैक्यूम जो होता है वो गाड़ी गीली होने के बाद में तब उसके मैट्स जो कि आराम से हम लोगों को साफ़ करने में बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे गाड़ी का नीचे जो कारपेट होता है उस कारपेट को साफ़ करने के लिए उसके ऊपर झाग मारा जाता है, तो उस झाग को उठाने के लिए आप कितना ही कपड़ा फेर लो, कितना ही गीला कपड़ा मार लो, वो झाग उस पर से नहीं उठ पाता, फ्लोर गीला ही रहता है। ऐसे में उस फ्लोर को साफ़ करने के लिए वेट वैक्यूम क्लीनर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही चीज़ जो है वो सीट्स पे भी इस्तेमाल की जाती है। उसके लिए वेट वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो एक एडिशनल इक्विपमेंट के ऊपर किया हुआ खर्चा है, जो कि वर्कशॉप तभी अफोर्ड कर पाएगी जब हम उस वर्कशॉप को थोड़ा प्रॉपर तरीके का अमाउंट दे पाएंगे, ताकि वो उस लेवल ऑफ इक्विपमेंट को अपने वर्कशॉप में ख़रीद के रख पाए और आपकी गाड़ियों पे इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों लास्ट में मैं अपने सारे पॉइंट फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना एक वेंडर को सेलेक्ट करने में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भैया डोंट सेटल चीप, सस्ते की जगह पर आप जल्दी से नहीं रुक जाइए। आपने आप जाके पहले फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में सेटल होइए कि भाई मेरे को इस वर्कशॉप पे काम करवाना है, ड्राई क्लीनिंग करवानी है या नहीं करवानी है। दूसरा, आपने जब अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर गाड़ी को देते वक्त आपने कंसर्न पॉइंट्स शो कीजिए। हर व्यक्ति का कंसर्न पॉइंट होता है, जैसे कि मेरी गाड़ी में जो कंसोल बॉक्स होता है उसके आसपास में कई बार सिक्के गिर जाते हैं, कई बार वहाँ पर कचरा फंस जाता है जिसको कि घर में हम वैक्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ये कंसर्न पॉइंट्स होते हैं, हर किसी के अलग होते हैं। मेरा कंसर्न पॉइंट ये है, आपका क्या है नीचे कमेंट में लिख देना, मैं भी सुन लूँगा, आपकी हेल्प भी कर दूँगा। तो कंसर्न पॉइंट्स आप अपने बताइए ज़रूर वर्कशॉप को, सो दैट कि वर्कशॉप उस जगहों पर स्पेशल ध्यान दे और आपकी गाड़ी को साफ़ करके दे। तीसरी बात यह है कि डिलीवरी के पॉइंट पर जो आपने कंसर्न पॉइंट्स आपने बताए थे उन पॉइंट्स को आप स्पेशली चेक कर लीजिए, ताकि घर पर आपका जाके इस बात का पेन ना हो कि मैंने पॉइंट्स को चेक नहीं किया और वो पॉइंट्स छूट गए किसी वजह से। चौथा पॉइंट ये है कि भाई डिलीवरी गाड़ी की जब भी लो, हमेशा डे टाइम में डिलीवरी करो। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके पेन पॉइंट्स हैं, जो भी जहाँ पे भी गाड़ी को ज़्यादा साफ़ होना चाहिए था, वो सारे पॉइंट प्रॉपर तरीके से चेक हो पाते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि भाई अब अंधेरा होने लगा है या आपके पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे में डिलीवरी को अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ इवनिंग टाइम में 90% लोग जो होते हैं वो डिलीवरी लेते हैं कार की। तो ऐसे में क्या होता है, आपको उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है और वर्कशॉप भी आपको उस तरीके से डील नहीं कर पाता है। स्टाफ भी ओवर एग्जॉस्ट हो चुका होता है पूरे दिन काम करके। अभी कोविड का वक्त चल रहा है, ऐसे में अगर आप शाम के टाइम पे गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेते हैं और ओवरनाइट गाड़ी को छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गाड़ी 12 घंटे का गैप होने से गाड़ी में जिस भी किसी व्यक्ति ने काम किया होगा उसके थ्रू अगर कोई वायरस आपकी गाड़ी में आया होगा, तो 12 घंटे के गैप से वो वायरस काफ़ी निष्क्रिय हो चुका होगा, तो उसका भी बेनिफिट आपको कोविड के अंदर मिल जाएगा। सेकेंडली, जब गाड़ी को अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पिकअप करते हैं, तो वो गाड़ी आपको वेंडर फिर से एक बार चेक करके देगा। थोड़ा बहुत अगर उसमें कहीं पे कमी होगी तो जो स्टाफ है उस काम को भी कर देगा। और थर्डली, जो गाड़ी है उसकी डिलीवरी पर स्टाफ ज़्यादा ध्यान देगा, बिकॉज सारा स्टाफ फ्रेश होगा और मॉर्निंग में जब बात होता है वो एक नई ज़ील के साथ में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर पॉसिबल है तो आप फाइंड कीजिए कि भाई वो दूसरे लोगों की गाड़ियों पर जो कि डिलीवरी के लिए तैयार हैं उन गाड़ियों पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका वर्किंग स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरीके के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। इस तरीके की थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी गाड़ी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी किस तरीके की होगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट ये हैं कि जैसे जो केमिकल वो यूज़ कर रहा है वो आप अगर दूर से ही देख पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि गाड़ी में जो लगने वाला केमिकल है वो लेदर बना रहा है, लेदर माने झाग बना रहा है या नहीं बना रहा। और अगर आप उसको टच करके देख सकते हैं तो कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी तो नहीं है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान दें तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो लिक्विड है ये आपकी गाड़ी के लिए ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है या जल्दी से रिंस नहीं हो रहा तो ये केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है और आपकी गाड़ी के लिए, सीट्स के लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा और सीट्स पर ये हार्ड हो सकता है। तो दोस्तों होप करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे और आप एक अच्छा वेंडर सेलेक्ट कर पाएंगे आपकी गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी गाड़ी को अगर आप सैनिटाइज़ करते हैं तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी की जो एज है उसकी लॉन्गिटिविटी पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। होप करता हूं दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए। हम यूट्यूबर्स को ये थम्स अप सपोर्ट करता है, इससे अप्रिसिएशन मिलता है हमारे को। तो मैं आपकी अप्रिसिएशन पर हमेशा ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, मेरा इंतज़ार कोई और भी कर रहा है, उसके लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।